तो आज के इस गहन विश्लेषण में चर्चा का विषय मतलब एक ऐसा विषय है जो किसी भी व्यवसाय की डीएनए से जुड़ा है। बिल्कुल। यानी उसके वित्तीय स्वास्थ्य का बिल्कुल बुनियादी ढांचा। किसी भी कंपनी की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वो अपने खर्चों और कमाई को आखिर किस तरह से वर्गीकृत कर रही है। जी, क्योंकि जब हम किसी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं हाँ, या उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं तो वो सिर्फ कुछ रैंडम नंबर्स नहीं होते। उसके पीछे कुछ बेहद कड़े और बहुत ही स्पष्ट नियम काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज का ये विश्लेषण वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उन्हीं नियमों पर आधारित है। ये वो नियम है जो पूंजीगत और राजस्व व्यय यानी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाँ, और साथ ही प्राप्तियों यानी रिसिप्ट्स के बीच भी एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचते हैं। देखिए ये वर्गीकरण महज कागजों पर की जाने वाली कोई खाना पूर्ति नहीं है। असल में ये किसी भी व्यापार की रणनीति का अक्स होता है। अगर इस बुनियादी अंतर को नजरअंदाज कर दिया जाए ना तो कोई भी कंपनी अपने मुनाफे या नुकसान का सही आकलन कर ही नहीं सकती। एकदम सही बात है। आज के विश्लेषण के लिए हमने जिन स्रोत दस्तावेजों का उपयोग किया है, विशेष रूप से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 7, वे बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन मापदंडों को समझाते हैं जिनके आधार पर इन लेन देनों को बांटा जाता है। जी, यह समझना बहुत जरूरी है कि एक छोटी सी गलती, जैसे मान लीजिए किसी राजस्व खर्च को गलती से पूंजीगत मान लिया गया, तो पूरी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी। बिल्कुल पूरी की पूरी बैलेंस शीट की तस्वीर ही बदल सकती है। और यही आज के इस विश्लेषण का मुख्य मिशन भी है, इन जटिल अकाउंटिंग सिद्धांतों को गहराई से समझना और ये देखना कि पर्दे के पीछे संख्याओं का ये खेल कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए ये समझना कि किसी ऑफिस के लिए 500 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदना, हाँ, और उसी कंपनी की फैक्ट्री के लिए करोड़ों की भारी मशीनरी खरीदना, मतलब ये दोनों ही खर्चे हैं, लेकिन अकाउंटिंग के नजरिए से इनका बर्ताव एक दूसरे से पूरी तरह अलग क्यों है? यही तो अकाउंटिंग की खूबसूरती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग साइकिल के उस अंतिम चरण की बात करें जहां ये सारा डेटा एक साथ आता है, तो वो प्रक्रिया कैसे काम करती है? इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे अहम पड़ाव होता है ना, वो साल के अंत में आता है, जब फाइनल अकाउंट्स या अंतिम खाते तैयार करने का समय होता है। जी, साल भर व्यवसाय में हजारों लेन देन होते हैं, वो सब लेजर में दर्ज होते हैं। फिर जब वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो उस लेजर से सारा डेटा निकालकर एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस मतलब सभी डेबिट और क्रेडिट का एक समरी, राइट? बिल्कुल, एक सारांश होता है, लेकिन असली विश्लेषणात्मक काम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में मौजूद हर एक आंकड़े को उसकी सही जगह पर भेजना होता है और यहीं पर कैपिटल और रेवेन्यू के वर्गीकरण की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। तो ट्रायल बैलेंस में जो खर्चों और प्राप्तियों का एक बड़ा सा ढेर लगा होता है, उसे छांटने का तर्क क्या है? कौन सा आंकड़ा किस खाते में जाएगा, ये कैसे तय होता है? इस बंटवारे का तर्क बहुत ही सीधा है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। जो भी खर्चे और कमाई राजस्व यानी रेवेन्यू प्रकृति के होते हैं, उन्हें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम आम भाषा में पीएनएल अकाउंट कहते हैं, उसमें भेज दिया जाता है। पीएनएल अकाउंट में? ओके, हाँ, पीएनएल अकाउंट का काम ये दिखाना है कि चालू वित्तीय वर्ष में रोजमर्रा के व्यापारिक संचालन से कंपनी ने वास्तव में कितना मुनाफा कमाया या कितना नुकसान उठाया। और जो कैपिटल प्रकृति के हैं? इसके विपरीत जो खर्चे और प्राप्तियां पूंजीगत या कैपिटल प्रकृति की होती हैं, उनका पीएनएल अकाउंट से कोई सीधा वास्ता नहीं होता, वो सीधे बैलेंस शीट में चली जाती हैं। सीधे बैलेंस शीट में? जी, बैलेंस शीट वो दस्तावेज है जो एक निश्चित तारीख पर व्यवसाय की समग्र वित्तीय स्थिति, उसकी संपत्तियों और देनदारियों का बिल्कुल वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है। ये एक बहुत ही मजबूत ढांचा है, मतलब रेवेन्यू का अर्थ है आज का व्यापार और रोजमर्रा का संचालन, हाँ, जबकि कैपिटल का मतलब है लंबी अवधि का निवेश जो व्यापार की बुनियाद को मजबूत करता है और सीधे बैलेंस शीट का हिस्सा बनता है। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन जब किसी अकाउंटेंट को ये तय करना होता है कि कोई विशेष खर्च इन दोनों में से किस श्रेणी में जाएगा, तो वो निर्णय किन आधारों पर लिया जाता है? इसके कुछ खास नियम हैं। मैंने स्रोत दस्तावेजों में देखा कि खर्चों को बांटने के 3 मुख्य मापदंड दिए गए हैं। अगर हम पहले मापदंड की बात करें, यानी खर्च की प्रकृति या नेचर पर गौर करें, तो ये कैसे लागू होता है? देखिए, खर्च की प्रकृति का सीधा संबंध उसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी से है।
किसी भी व्यापार को चलाने के लिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो लगातार और बार बार करने पड़ते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग की भाषा में इन्हें रिकरिंग स्वभाव के खर्चे कहा जाता है। ये राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। इसके पीछे का तर्क ये है कि इन खर्चों के बिना व्यापार का पहिया एक दिन भी नहीं घूम सकता। मतलब जैसे कर्मचारियों की सैलरी देना। बिल्कुल, कर्मचारियों का वेतन, फैक्ट्री का किराया, हर महीने आने वाला बिजली का बिल या रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री खरीदना, ये सब ऐसे खर्चे हैं जो व्यवसाय में नियमित रूप से होते हैं और इनका सीधा असर उसी महीने या साल की कमाई पर पड़ता है। समझ गया। और इसके ठीक विपरीत वो खर्चे आते होंगे जो व्यापार में रोज रोज नहीं होते, जिन्हें नॉन रिकरिंग कहा जाता है। जी हाँ, जो खर्चे कभी कभार होते हैं वे पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आते हैं। अब आप ही सोचिए, एक कंपनी हर महीने कोई नई फैक्ट्री तो नहीं खरीदती ना? नहीं, वो तो 10-20 साल में एक बार होता है। या हर हफ्ते नई मोटर कार या भारी मशीनरी नहीं मंगाती। ये ऐसे निवेश हैं जो एक बार किए जाते हैं और कई सालों तक व्यवसाय को इसका फायदा मिलता है। इसलिए इनकी प्रकृति नॉन रिकरिंग होती है और इन्हें संपत्तियों के रूप में बैलेंस शीट में दर्ज किया जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात नजर आती है। क्या? अगर हम सिर्फ बारंबारता या इस कभी कभार वाले तर्क पर चलें, तो वो 500 रुपए की दीवार घड़ी वाला उदाहरण सामने आ जाता है। अरे हाँ, दीवार घड़ी भी तो कोई कंपनी रोज रोज नहीं खरीदती, वो एक बार खरीदी जाती है और हो सकता है कि 5 या 10 साल तक लगातार दीवार पर टंगी रहे और समय दिखाती रहे। बिल्कुल। तो क्या सिर्फ नॉन रिकरिंग होने और लंबे समय तक चलने की वजह से उस छोटी सी घड़ी को भी किसी बड़ी मशीनरी की तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर मानकर बैलेंस शीट में संपत्ति के तौर पे दिखाना चाहिए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अकाउंटिंग सिर्फ कठोर गणितीय नियमों का समूह नहीं है। इसमें एक बहुत गहरी व्यावहारिकता भी छिपी होती है। व्यावहारिकता। जी। अकाउंटिंग के बुनियादी सिद्धांतों में एक सिद्धांत होता है जिसे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट या भौतिकता की अवधारणा कहा जाता है। ये सिद्धांत ये तय करता है कि किसी भी खर्च या वित्तीय जानकारी का महत्व व्यवसाय के समग्र आकार और उसके ऑपरेशंस के संदर्भ में कितना बड़ा है। तो ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट उस 500 रुपए की घड़ी पर आखिर कैसे लागू होता है? देखिए, अगर कोई कंपनी करोड़ों का व्यापार कर रही है तो उसके लिए 500 रुपए का खर्च इममटीरियल यानी नगण्य है, बहुत ही छोटा है। हाँ, करोड़ों के सामने 500 रुपए तो कुछ भी नहीं। अब सोचिए, अगर उस दीवार घड़ी को एक संपत्ति मान लिया जाए तो अकाउंटिंग के नियमों के अनुसार हर साल उस पर डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास लगाना पड़ेगा। बाप रे, वो तो बहुत बड़ा सिर दर्द हो जाएगा। बिल्कुल। 10 साल तक एक 500 रुपए की चीज का हिसाब रखने में जो प्रशासनिक खर्च और अकाउंटेंट का समय लगेगा, वो उस घड़ी की कीमत से कहीं ज्यादा होगा। मतलब 500 की घड़ी और अकाउंटेंट की फीस हजारों में। इसीलिए मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये छूट देता है कि इस तरह के छोटे और मामूली खर्चों को भले ही वे लंबे समय तक चलें, रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस ही मान लिया जाए, ताकि बिना वजह कागजी कार्रवाई न बढ़े। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का तरीका बदल देता है। जी। मतलब नियम अपने जगह हैं, लेकिन व्यावहारिकता और लागत लाभ का जो विश्लेषण है वो भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। अब अगर हम दूसरे मापदंड की तरफ बढ़ें, जो है प्रभाव ऑन अर्निंग कैपेसिटी, इफेक्ट ऑन अर्निंग कैपेसिटी। जी। ये मापदंड कैपिटल और रेवेन्यू के बीच की लकीर को कैसे और स्पष्ट करता है? ये मापदंड पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि कोई भी खर्च व्यवसाय के रेवेन्यू या आय को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ऐसे खर्चे जिनका उद्देश्य और प्रभाव सिर्फ चालू वर्ष में यानी करंट ईयर में आय उत्पन्न करना होता है, वे रेवेन्यू प्रकृति के माने जाते हैं। सिर्फ उसी साल के लिए? हाँ। अकाउंटिंग में एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है जो कहता है कि जिस साल की आय है उसी साल के खर्चों को उससे घटाया जाना चाहिए ताकि सही मुनाफा पता चल सके। इसलिए कच्चा माल खरीदना या उस माल को बेचने वाले सेल्समैन को कमीशन देना ये रेवेन्यू खर्च है, क्योंकि ये सीधे उसी साल की कमाई से जुड़ा है। लेकिन अगर कोई खर्च ऐसा हो जो व्यवसाय की क्षमता को इस तरह बढ़ा दे कि आने वाले कई वित्तीय वर्षों तक कमाई बढ़ती रहे, तब क्या होगा? तब वो पूरी तरह से एक पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। एक उदाहरण से समझाएं। बिल्कुल। मान लीजिए एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी है। वो एक नई स्वचालित सिलाई मशीन खरीदती है। ये मशीन अगले 15 सालों तक कपड़े बनाएगी। हाँ। तो इस मशीन को खरीदने का खर्च सिर्फ एक साल की कमाई से नहीं जोड़ा जा सकता।
ये व्यवसाय की उत्पादन क्षमता और उसकी भविष्य की कमाई की क्षमता को कई अकाउंटिंग पीरियड्स तक बढ़ा रहा है। तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एकदम सही। और इसकी लागत को कई सालों में डेप्रिसिएशन के जरिए बांटा जाएगा। इसी तर्क से जुड़ा हुआ तीसरा मापदंड है फायदे की अवधि या बेनिफिट ड्यूरेशन। ये भी एक तरह से समय सीमा पर ही बात कर रहा है कि खर्च का फायदा आखिर कब तक मिलेगा। देखा जाए तो ये दूसरे मापदंड का ही एक तार्किक विस्तार है। अगर किसी खर्च से मिलने वाला आर्थिक लाभ सिर्फ एक छोटी अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष तक सीमित है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर उस खर्च का फायदा एक लंबी अवधि तक व्यवसाय को मिलता रहेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जब कंपनी कई सालों तक किसी चीज का फायदा उठा रही है, तो उसका पूरा खर्च एक ही साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर नहीं डालना चाहिए, वरना उस साल का मुनाफा तो अचानक से बहुत कम दिखाई देगा। बिल्कुल, वो कृत्रिम रूप से कम हो जाएगा, जो कि कंपनी की सही स्थिति नहीं दर्शाएगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब संपत्तियों या एसेट्स का जिक्र होता है तो दिमाग में सबसे पहले भौतिक चीजें ही आती हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। ऐसी चीजें जिन्हें देखा जा सके, छुआ जा सके, जैसे जमीन हो गई, इमारतें हो गईं, प्लांट या उपकरण हो गए। लेकिन स्रोत दस्तावेजों में अमूर्त संपत्तियों यानी इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर भी एक बहुत ही गहरी चर्चा है। जी, मतलब ऐसा लगता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की दुनिया सिर्फ लोहे और ईंट पत्थर तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अकाउंटिंग के विकास का एक बहुत ही आधुनिक और जरूरी पहलू है। भारत में जो अकाउंटिंग के मानक लागू होते हैं, जिन्हें इंड AIS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहा जाता है, वो भौतिक और अमूर्त दोनों तरह की संपत्तियों को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। अच्छा। इंड AS 16 मुख्य रूप से प्रॉपर्टी, प्लांट और उपकरण जैसी भौतिक संपत्तियों से संबंधित है, टैंजिबल एसेट्स। और अमूर्त संपत्तियों के लिए वहीं इंड AS 38 पूरी तरह से अमूर्त संपत्तियों यानी इनटैंजिबल एसेट्स पर केंद्रित है। तो इन इनटैंजिबल एसेट्स में किस तरह की चीजें शामिल होती हैं और वे कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा कैसे बनती हैं? इनमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क और डिजाइन जैसी चीजें आती हैं। इन चीजों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। हाँ, आप किसी डिजाइन को ऐसे हाथ में तो नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल, आप एक सॉफ्टवेयर के कोड या एक पेटेंट के कानूनी अधिकार को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। लेकिन सोचिए, क्या इनके बिना कोई आधुनिक व्यापार चल सकता है? आज के समय में तो बिल्कुल नहीं। बस, ये अमूर्त संपत्तियां भी भौतिक मशीनरी की तरह ही व्यवसाय को कई सालों तक आय अर्जित करने में मदद करती हैं। इसलिए इंडियाज़ 38 के तहत इन संपत्तियों को हासिल करने या विकसित करने पर जो भी खर्च होता है, उसे भी पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाता है। स्रोत सामग्री इस बात पर भी बहुत गहराई से रोशनी डालती है कि जब कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो उसकी कैपिटल कॉस्ट में आखिर क्या-क्या जोड़ा जाता है। ये सिर्फ उस संपत्ति का इनवॉइस प्राइस या खरीद मूल्य तो नहीं होता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे का तर्क ये है कि संपत्ति को उसके काम करने की स्थिति तक लाने में जो भी खर्च लगे हैं, वे सब उसकी लागत का ही हिस्सा होते हैं। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। जब भी कोई नया एसेट खरीदा जाता है, तो उसकी शुरुआती लागत या इनिशियल कॉस्ट्स की गणना बहुत बारीकी से की जाती है। उसमें क्या-क्या आता है? सबसे पहले तो खरीद मूल्य होता है, जिसमें से कोई भी ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट घटा दिया जाता है। इसके बाद इसमें वो सभी ड्यूटीज और टैक्स जोड़े जाते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं। मतलब जो टैक्स व्यवसाय को वापस नहीं मिलने वाले, वो सीधे एसेट की कीमत में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और उस एसेट को फैक्ट्री के फ्लोर तक लाने और उसे चालू करने में जो भारी खर्च होता है, जैसे भारी मशीनों के मामले में साइट की तैयारी करना या बड़ा सा फाउंडेशन बनाना, वो सब भी कैपिटल कॉस्ट में जुड़ता है। अकाउंटिंग का सीधा नियम ये है कि किसी भी संपत्ति को उसके इरादे के अनुसार काम करने की स्थिति और स्थान तक लाने में सीधे तौर पर जो भी खर्च होता है, वो संपत्ति की कीमत में जोड़ा जाएगा। कंडीशन और लोकेशन इंटेंडेड फॉर यूज। जी, इसमें साइट की तैयारी का खर्च, शुरुआती डिलीवरी और हैंडलिंग की लागत, मशीन को इंस्टॉल करने और उसे असेंबल करने का खर्च शामिल होता है। और टेस्टिंग का खर्च? अगर मशीन को टेस्ट करने की जरूरत है कि वो सही से काम कर रही है या नहीं, तो उस टेस्टिंग का खर्च भी कैपिटल कॉस्ट है। यहाँ तक कि अगर इस पूरी प्रक्रिया के लिए किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर की सेवा ली गई है, तो उनकी प्रोफेशनल फीस भी उस संपत्ति की बैलेंस शीट वैल्यू का हिस्सा बन जाती है। कमाल है।
ये नियम तो अमूर्त संपत्तियों यानी इंटेंजिबल एसेट्स के मामले में भी उसी तरह लागू होता होगा। बिल्कुल होता है। अगर कोई कंपनी खुद कोई अमूर्त संपत्ति विकसित कर रही है, जिसे इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, हाँ। तो उस संपत्ति को बनाने, प्रोड्यूस करने और इस लायक बनाने में कि वो कंपनी के इरादे के अनुसार काम कर सके, जो भी सीधे खर्चे आते हैं वे सब कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम की सैलरी जो सीधे उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस दस्तावेज में एक और दिलचस्प चीज है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट्स या बाद में होने वाले खर्चों का जिक्र। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है और कुछ सालों बाद उसके एक मुख्य टरबाइन को पूरी तरह से बदलना पड़े, तो क्या वो भी कैपिटल खर्च माना जाएगा? ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। आमतौर पर संपत्ति खरीदने के बाद होने वाले खर्चे मरम्मत माने जाते हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ये सब्सिक्वेंट कॉस्ट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। वो परिस्थितियां क्या हैं? IND AS 16 के अनुसार अगर किसी संपत्ति के किसी ऐसे बड़े हिस्से को बदला जा रहा है जिसे नियमित अंतराल पर बदलना आवश्यक है और वो हिस्सा भविष्य में कंपनी को आर्थिक लाभ देगा, तो उस नए हिस्से की लागत को कैपिटल एसेट में जोड़ा जाता है। अच्छा, मतलब पूरा टरबाइन बदल रहे हैं तो वो एसेट में जुड़ेगा। जी। इसी तरह विमानन उद्योग या भारी उद्योगों में एसेट्स में किसी खराबी को पकड़ने के लिए जो मेजर इंस्पेक्शंस होते हैं ना, उनकी भारी भरकम लागत को भी कैपिटल कॉस्ट माना जा सकता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के दायरे में क्या-क्या आता है। लेकिन अब इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखना जरूरी है। जी। ऐसे कौन से खर्चे हैं जो पहली नजर में तो संपत्ति से जुड़े हुए या व्यापार के विस्तार जैसे ही लगते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो हर वो खर्च जो संपत्ति के इर्द गिर्द हो रहा है वो कैपिटल नहीं होता। जो सबसे आम और सबसे ज्यादा होने वाला खर्च है वो है रोजमर्रा की सर्विसिंग और रखरखाव। सर्विसिंग तो हमेशा होती रहती है। बिल्कुल। मशीन को सिर्फ उसी चालू हालत में बनाए रखने के लिए जो सामान्य मरम्मत होती है, जिसमें लेबर, छोटे पार्ट्स और कंज्यूमेबल्स जैसे लुब्रिकेंट्स या तेल का खर्च आता है, वो पूरी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो वो एसेट की वैल्यू में नहीं जुड़ता? नहीं, इसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के तौर पर P&L अकाउंट में डाला जाता है, न कि मशीन की कीमत में जोड़ा जाता है, क्योंकि ये खर्च मशीन की क्षमता को बढ़ा नहीं रहा है बल्कि सिर्फ उसे बरकरार रख रहा है। ये तो बात हुई मरम्मत की, लेकिन कई बार कंपनियां अपने व्यापार को फैलाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाती हैं। जैसे कोई नई फैसिलिटी खोलना, बाजार में कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना, या किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में ग्राहकों के एक नए वर्ग के साथ व्यापार शुरू करना। ये सब तो भविष्य के विकास के लिए उठाए गए बड़े कदम है। तो क्या इन पर होने वाले भारी खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा? ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर भ्रम पैदा होता है, लेकिन अकाउंटिंग के नियम यहाँ बहुत स्पष्ट हैं। क्या कहते हैं इन्हें? नई फैसिलिटी खोलना, नए प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन करना या नए बाजार में प्रवेश करना, ये सब व्यावसायिक जोखिम है। इनसे भविष्य में फायदा होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन ये सीधे तौर पर कोई ऐसी संपत्ति या एसेट खड़ी नहीं कर रहे हैं जिसे बैलेंस शीट पर दिखाया जा सके। ओके, इसलिए इन गतिविधियों पर होने वाला खर्च और कंपनी के प्रशासनिक या सामान्य ओवरहेड्स हमेशा राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माने जाते हैं। इसी तरह अगर कोई कंपनी अपने व्यापार को एक शहर से दूसरे शहर ले जा रही है, तो उस रीलोकेशन के खर्च का क्या होगा? वो तो बहुत बड़ा खर्च होता है। भले ही खर्च बड़ा हो, लेकिन कंपनी के ऑपरेशंस को रीलोकेट करने या दोबारा संगठित करने का खर्च भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी से बाहर है। इसे चालू वर्ष का खर्च मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज किया जाता है। अच्छा, स्रोत सामग्री में आंतरिक रूप से बनाए गए गुडविल और कुछ अन्य अमूर्त चीजों को लेकर बहुत ही सख्त हिदायतें हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां नियमों की सख्ती साफ दिखाई देती है। यह सचमुच एक बहुत ही सख्त नियम है और इसके पीछे की वजह भी ठोस है। वो कैसे? कोई भी कंपनी बाजार में अपनी साख या इज्जत का खुद मूल्यांकन करके ये नहीं कह सकती कि अरे हमारे ब्रांड की गुडविल अब 10 करोड़ की हो गई है, इसलिए हम इसे एक कैपिटल एसेट मान लेते हैं। हाँ, वो तो हवा में तीर चलाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। इंटरनल गुडविल, ब्रांड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स और कस्टमर लिस्ट्स अगर ये कंपनी ने खुद समय के साथ बनाए हैं, तो इन्हें अकाउंटिंग में एसेट के तौर पर मान्यता नहीं दी जाती। इनसे जुड़े खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाता है।
और उस स्टाफ की ट्रेनिंग का खर्च जो किसी नई और बहुत महंगी मशीन या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए दी जा रही है? ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। भले ही मशीन करोड़ों की हो और उसे चलाने के लिए स्टाफ को विदेश भेजकर ट्रेनिंग दी जाए, वो ट्रेनिंग का खर्च मशीन की कैपिटल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। ऐसा क्यों? इसका तार्किक कारण ये है कि कंपनी का अपने कर्मचारियों पर कोई मालिकाना हक या नियंत्रण नहीं होता। जिस कर्मचारी को आज लाखों रुपए की ट्रेनिंग दी गई है, वो कल नौकरी छोड़कर जा सकता है। सही बात है। इसलिए उस ट्रेनिंग से मिलने वाला भविष्य का आर्थिक लाभ अनिश्चित है। यही वजह है कि स्टाफ की ट्रेनिंग हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। इस पूरी सैद्धांतिक चर्चा को अगर हम अकाउंटिंग की किताबों में दर्ज करने की बात करें तो स्रोत दस्तावेज में एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। हाँ, एबीसी लिमिटेड वाला। जी, कंपनी एबीसी लिमिटेड अपने व्यापार के लिए 2 लाख रुपए का एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदती है और उसका भुगतान चेक से करती है। इस एक लेनदेन का असर अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे दिखाई देता है? ये उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को व्यवहार में समझने के लिए बेहतरीन है। जब कोई फिक्स्ड एसेट, चाहे वो भौतिक हो या अमूर्त, जैसे सॉफ्टवेयर, नकद या बैंक के जरिए खरीदा जाता है, तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में इसका बहुत सीधा असर होता है। तो एंट्री कैसे पास होगी? इस मामले में कंपनी की किताबों में एसेट अकाउंट यानी सॉफ्टवेयर अकाउंट को 2 लाख रुपए से डेबिट किया जाएगा। ये डेबिट बैलेंस शीट में एक नई संपत्ति के जुड़ने का प्रतीक है। और क्रेडिट? इसके ठीक विपरीत बैंक अकाउंट को 2 लाख रुपए से क्रेडिट किया जाएगा, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के बैंक खाते से नकद राशि कम हो गई है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस डेबिट और क्रेडिट के पीछे का छिपा हुआ अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 2 लाख रुपए का खर्च सीधे तौर पर पीएनएल अकाउंट में जाकर उस साल के मुनाफे को कम नहीं कर रहा है। इसके बजाय ये पैसा एक संपत्ति के रूप में बैलेंस शीट पर बैठ गया है। और आगे क्या होगा? अब आने वाले कई सालों तक जैसे जैसे ये सॉफ्टवेयर कंपनी को फायदा पहुंचाएगा, इसकी लागत का एक छोटा हिस्सा अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन के रूप में हर साल पीएनएल अकाउंट में डाला जाएगा। यही कैपिटल एक्सपेंडिचर की असली ताकत है। ये खर्च के बोझ को उन सभी वर्षों में बांट देता है जिनमें उस संपत्ति का उपयोग किया जाना है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा को अगर कुछ बिंदुओं में समेटना हो तो कैपिटल और रेवेन्यू खर्च के बीच का ये अंतर 5 प्रमुख पहलुओं पर टिकता है। पहला है रकम। कैपिटल खर्च आमतौर पर बड़े होते हैं जबकि रेवेन्यू छोटे। दूसरा है उद्देश्य। कैपिटल का लक्ष्य व्यापार की क्षमता को बढ़ाना है, जबकि रेवेन्यू का लक्ष्य संपत्तियों को चालू हालत में बनाए रखना है। हाँ, और तीसरा बिंदु फायदे की अवधि का है। कैपिटल का फायदा कई सालों तक मिलता है जबकि रेवेन्यू का फायदा छोटी अवधि का होता है। सही। चौथा पहलू प्रवृत्ति का है। कभी कभार होने वाले खर्चे कैपिटल है और बार बार होने वाले खर्चे रेवेन्यू है। और पांचवां, जो सबसे निर्णायक है, वो है इनका अंतिम स्थान, बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट। बिल्कुल। कैपिटल खर्च संपत्ति बनकर बैलेंस शीट में जाते हैं और रेवेन्यू खर्च सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बहुत बढ़िया। अब तक इस विश्लेषण में पूरा ध्यान खर्चों पर यानी पैसे के बाहर जाने पर ही केंद्रित रहा। हाँ। लेकिन व्यवसाय का चक्र तब तक पूरा नहीं होता जब तक पैसे की आमद ना हो। अकाउंटिंग के ये नियम प्राप्तियों यानी रिसिप्ट्स पर भी उतनी ही सख्ती से लागू होते हैं। बिल्कुल होते हैं। खर्चों की तरह प्राप्तियां भी 2 श्रेणियों में बटी होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। इन दोनों के बीच का अंतर समझना भी उतना ही जरूरी है। प्राप्तियों का वर्गीकरण यह तय करता है कि कंपनी जो पैसा हासिल कर रही है वो उसकी असली कमाई है या सिर्फ एक वित्तीय व्यवस्था। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट वो पैसा है जो व्यापार के रोजमर्रा के संचालन से नहीं आता। इसका स्वरूप भी कभी कभार होने वाला होता है। इसके कई स्रोत हो सकते हैं, जैसे शेयर्स जारी करना। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी अपना विस्तार करने के लिए बाजार में नए इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जारी करती है या कोई लॉन्ग टर्म डिबेंचर जारी करती है, तो उससे मिलने वाला करोड़ों का फंड कैपिटल रिसिप्ट होता है। अलग है कंपनी अपने पास मौजूद किसी पुरानी संपत्ति को बेच दे, जैसे कोई पुरानी फैक्ट्री, जमीन या लंबे समय का कोई निवेश। वो भी पूरी तरह से कैपिटल रिसिप्ट है। जब फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बेचा जाता है तो जो पैसा अंदर आता है वो कंपनी का नियमित रेवेन्यू नहीं है। और ग्रांट्स के बारे में क्या कहेंगे? कई बार सरकार की तरफ से कंपनियों को बड़े अनुदान या ग्रांट्स मिलते हैं। अगर वो अनुदान विशेष रूप से किसी लंबी अवधि की संपत्ति बनाने या खरीदने के लिए दिया गया है तो उसे भी कैपिटल रिसिप्ट ही माना जाता है। इन कैपिटल रिसिप्ट्स का ट्रीटमेंट पीएनएल अकाउंट में कैसे होता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।
कैपिटल रिसिप्ट्स कभी भी सीधे तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आय के रूप में दर्ज नहीं की जाती। तो वो कहाँ जाती हैं? अगर शेयर्स जारी करके पैसा आया है तो वो सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शेयर कैपिटल में जुड़ जाएगा। हालांकि एक अपवाद जरूर है। कौन सा अपवाद? जब कोई फिक्स्ड एसेट बेचा जाता है तो उस संपत्ति को बेचने से मिला हुआ पूरा पैसा पीएनएल में नहीं जाता, बल्कि उस लेन देन पर जो वास्तविक लाभ या हानि हुई है, प्रॉफिट या लॉस, सिर्फ उस अंतर को पीएनएल अकाउंट में दर्ज किया जाता है। ये बहुत स्पष्ट है। इसके विपरीत रेवेन्यू रिसिप्ट का दायरा क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट कंपनी की वो जीवन रेखा है जो उसके मुख्य व्यापार से आती है। ये वो पैसा है जो रोजमर्रा के कामों से हासिल होता है, डे टू डे ऑपरेशंस। सेल्स की तरह? हाँ, जैसे अगर कोई कंपनी कारें बनाती है तो कारें बेचकर जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर कोई सेवा देने वाली कंपनी है तो क्लाइंट से मिलने वाली फीस रेवेन्यू रिसिप्ट है। और ब्याज वगैरह? इसके अलावा कंपनी ने अगर कहीं पैसा निवेश किया है तो उस पर मिलने वाला ब्याज या डिविडेंड भी रेवेन्यू रिसिप्ट की श्रेणी में आता है। रेवेन्यू रिसिप्ट की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि जब ये पैसा मिल जाता है तो कंपनी पर कोई और बड़ी बाध्यता या ऑब्लिगेशन नहीं बचती। बिल्कुल सही, मान बेच दिया, पैसा मिल गया, बात खत्म। जी। इसीलिए ये पूरा का पूरा पैसा सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाता है और ये कंपनी की उस वर्ष की वास्तविक आय को दर्शाता है। इस पूरे घने विश्लेषण से एक बात बहुत साफ होकर उभरती है। जी। कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का ये बंटवारा, चाहे वो खर्चों का हो या प्राप्तियों का, जी, महज अकाउंटिंग की किताबों को संतुलित करने का कोई उबाऊ नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक ब्लूप्रिंट है। ये दस्तावेज ये कहानी सुनाता है कि कोई भी व्यापार आज के अपने संचालन यानी रेवेन्यू और कल के अपने विकास और मजबूती यानी कैपिटल के बीच कैसे संतुलन बना रहा है। बिना रेवेन्यू के कोई व्यापार आज जीवित नहीं रह सकता और बिना कैपिटल निवेश के वो भविष्य में टिक नहीं सकता। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? आज के इस विश्लेषण में इंडेस 38 के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेटेंट जैसी अमूर्त संपत्तियों पर चर्चा हुई ना, जिन्हें पूंजीगत व्यय माना गया है क्योंकि वे भविष्य में कमाई देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज दुनिया जिस तकनीकी क्रांति के मुहाने पर खड़ी है, उसे देखते हुए अकाउंटिंग के इन पारंपरिक नियमों का भविष्य आखिर क्या होगा? ये इशारा किस तरह के तकनीकी बदलाव की तरफ है? बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरी तरह से वर्चुअल या डिजिटल संपत्तियों के उदय की। आज एक बेहद शक्तिशाली एआई मॉडल जो पूरी की पूरी कंपनी चला सकता है, या कोई बड़ा वर्चुअल डेटा सेट, इन्हें बनाने की शुरुआती लागत पारंपरिक भारी मशीनरी की तुलना में बहुत कम हो सकती है। यहाँ तक कि लगभग शून्य भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन इनका दीर्घकालिक फायदा किसी भी विशालकाय कारखाने से कई ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये भौतिकता और मूल्य के बीच के पुराने संबंध को पूरी तरह से तोड़ रहा है। ये विचार अकाउंटिंग के पूरे परिदृश्य को चुनौती देता है। जब ऐसी वर्चुअल संपत्तियां ही आने वाले समय में व्यापार का मुख्य आधार बन जाएंगी, जिनका कोई भौतिक वजूद नहीं है, लेकिन जो असीमित आय उत्पन्न कर सकती हैं, तब बैलेंस शीट का रूप कैसा होगा? यही तो सोचने वाली बात है। क्या तब पूंजी या कैपिटल की परिभाषा को पूरी तरह से फिर से गढ़ना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस विषय को सिर्फ वित्तीय नियमों की किताबों से निकालकर सीधे भविष्य के बिजनेस मॉडल से जोड़ देता है। बिल्कुल। ये विश्लेषण इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए एक नई दिशा देता है। वित्तीय स्वास्थ्य और अकाउंटिंग के इस बुनियादी ढांचे पर यह गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है।